सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल यू बोर्ड्स एग्री कोचिंग। और आज हम देख रहे हैं सेकेंड पार्ट किस चीज का। ऑफ कोर्स हमारे चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन का। ठीक है, तो अब हमने पहले क्लास में क्या क्या देखा वो पहले देखने की कोशिश करते हैं। हमने पहले क्लास में देखा कि एजुकेशन होता क्या है, इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर एक्सटेंशन एजुकेशन में ओवरऑल हमने हिस्ट्री देखी। फिर हिस्ट्री के बाद हमने ये देखा एक्सटेंशन एजुकेशन में कि आपका ओवरऑल इंडिया में क्या फेजेस थे, ओवरऑल इंडिया में क्या क्या चीजें हुई है एक्सटेंशन एजुकेशन में। और अब हम देखने वाले हैं फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इन इंडिया कंटेक्स्ट आईसीआर ने व्हाट आर द डिफरेंट एक्सटेंशन सिस्टम्स विच आर गिवन बाय आईसीएआर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो एक्सटेंशन सिस्टम्स जो कि आईसीआर ने दिए क्या क्या है। पहला तो एक है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस जो 1964 में किया था, एंड दैट वाज फॉर योर मेजर फूड क्रॉप्स। तो यहां पर क्या किया गया था, ऑलवेज रिमेंबर, हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें हमने हमारे जितने भी फूड क्रॉप्स थे उनका सरप्लस प्रोडक्शन किया, इसका जो फाउंडेशन है वो ले किया गया है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस में। ठीक है, तो आईसीआर ने एनडी किया था, दैट इज नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर ऑल द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, सो दैट 1964 में स्टार्ट होकर फिर ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 में अगर हम देखते हैं तो 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन यहां पर स्टार्ट हुआ। ऑपरेशनल रिसर्च अगर हम देखें तो ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट 1974-75 ये किया गया था फॉर मिक्स्ड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फिशरीज। तो जनरली 74-75 में अगर आप देखते हो तो एग्रीकल्चर का इनकम इंक्रीज करना था, इसीलिए एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। ओके, तो इंटरक्रॉपिंग से लेके, मिक्स क्रॉपिंग से लेके, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, देन ओवरऑल पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, फिशरी, ऐसी चीजों को एग्रीकल्चर में ऐड किया गया एंड ओवरऑल एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश करी गई। ओके, सो दिस हैपेंड इन ऑफ कोर्स योर ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। देन कृषि विज्ञान केंद्र केवीके, ये था आपका फर्स्ट केवीके इस्टेब्लिश्ड इन 1974 एट पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में अगर आप देखते हो, ठीक है, यहां पर आपका पहला कृषि विज्ञान केंद्र यहां पर लॉन्च हुआ था। अब एक मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि केवीके इस्टेब्लिश कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन की वजह से हुआ था। ओके, सो उस कमिटी का मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताओ। ठीक है, हम आगे भी देखेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में अभी तो कौन सी ऐसी कमिटी है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ केवीके हुआ है। ठीक है, केवीके क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र ये है कि दीज वर स्मॉल हब्स, दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए थे ताकि टेक्नोलॉजी कभी भी डिफरेंट एरियाज में यहां पर इंस्टिल की जाए। ठीक है, तो कृषि विज्ञान केंद्र बिकेम द नोडल सेंटर्स जहां से हम टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल हमारी जो खेती है उसमें हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज कर सके। देन इज लैब टू लैंड प्रोजेक्ट। तो लैब मतलब क्या, सिंपल, जहां पर रिसर्च होता है, और लैंड मतलब जहां पर एग्रीकल्चर होता है। तो रिसर्च के जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, न्यू इन्वेंशंस है, उसको 1979 में हम ओवरऑल जितने भी हमारे रिसर्चेस है उसको एग्रीकल्चरल फील्ड में लाने की कोशिश की। एक्चुअली लैब टू लैंड प्रोजेक्ट ये जो था वो इसलिए, उसका मेन पर्पस क्या था, इकोनॉमिक कंडीशंस किसके इंप्रूव करने हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो कि है मोर देन 64% इन द कंट्री। तो इन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, पर्टिकुलरली जो बैकवर्ड क्लासेस में है जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनकी ओवरऑल एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज है उनको इंप्रूव करना टेक्नोलॉजी की मदद से। और ये टेक्नोलॉजी कहां से मिली है हमें, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से। फ्रॉम अप्रैल 1992 फर्स्ट लाइन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हैपेंड इन द प्रोजेक्ट्स ऑफ आईसीएआर। ठीक है, अब याद रखना कि केवीके बिकेम द नोडल सेंटर्स, जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये नोडल सेंटर्स बने। इन नोडल सेंटर्स की मदद से, ठीक है, ये जो भी सेंटर्स है, इन नोडल सेंटर्स की मदद से हमने नेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, फिर लैब टू लैंड प्रोजेक्ट, इन सारे प्रोजेक्ट्स को इवन गांव गांव तक पहुंचाया, जो भी लास्ट माइल किसान है उनको पहुंचाया। ठीक है, देन इज नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। अब डेप्थ में देखेंगे नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन क्या था, सिंपल, 100 डिस्ट्रिक्ट थे मेनली, जिनमें आप देख सकते हो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने यहां पर टारगेट किया था इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को। ओके, मेन चीज क्या थी, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन इन द सेंस क्या,
सिंपल, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो आप ऑफ कोर्स लोगों में शेयर करिए, किसानों को दिखाइए, ताकि किसान उस टेक्नोलॉजी को देख के अपने खेत में उसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो ये किया गया था। जनरली ये जो नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन है, दिस वाज फॉर जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटीज ऑफ द मेजर क्रॉप। जैसे कि मैंने कहा, ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटीज, तो ये जो हाइब्रिड वेव थी फ्रॉम अमेरिका, ये आई फिलीपींस में। फिलीपींस में ज्यादा चावल का प्रोडक्शन की वजह से सेम जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्होंने वो लाया हमारे भारत में। भारत में जब उन्होंने लाया तो यहां पर एमएस स्वामीनाथन जी ने एक ऑब्जर्व किया कि लोगों की नीड क्या है यहां पर, और उसके अकॉर्डिंग टू द फिट फॉर इंडिया, ये जो भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है वो यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया लोगों को। तो यहां पर फार्मर्स की ट्रेनिंग की गई, फील्ड एक्सटेंशन फंक्शनरीज को दिखाया गया कि कैसे कल्टीवेशन किया जाता है ऐसे हाइब्रिड सीड्स का। ठीक है, टू प्रोवाइड द रिसर्च वर्कर्स एन अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट हैंड नॉलेज दिया गया ऐसे फार्मर्स को, और साथ ही साथ में उनको आगाह भी किया गया प्रॉब्लम्स जो कि एसोसिएटेड है ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटीज के रिलेटेड। ओवरऑल मेन पर्पस था कि आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियलिटीज जो हमारे कृषि या फिर एग्रीकल्चर में है उनको इंक्रीज करे। ठीक है, एजुकेशन ऑफ फार्मर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ओवरऑल ये सारी चीजें थी आपकी नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट ORP 1974-75। ये था आपका क्लस्टर एरियाज ऑफ वाटरशेड एरिया, इनको क्लस्टर ऑफ वाटरशेड एरिया इनको टारगेट करने के लिए। आपको समझना होगा मेन पर्पस क्या था कि 1, 2, 3, 4 गांव है, उनको एक ही साथ लाकर टू कनेक्ट ऑल दीज विलेजेस एंड मेक अ क्लस्टर आउट ऑफ इट। मेक अ क्लस्टर आउट ऑफ इट। क्लस्टर मतलब क्या? 2, 4, 5, 6, 7, 8 चीजों का क्लस्टर। ठीक है, तो पहली चीज तो है टू टेस्ट, टू अडॉप्ट एंड टू डेमोन्स्ट्रेट न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऑन फार्मर्स फील्ड इन होल विलेज और क्लस्टर ऑफ फ्यू contiguous village or watershed area. Then to determine profitability of new technologies and their pace of spread among farmers. ठीक है, then to identify constraint both technological as well as socio-economic, ठीक है, which are barrier to the rapid change. ठीक है, तो ओवरऑल मेन फंक्शन क्या था कि आप टेक्नोलॉजी जो है बाहर कैसी है टेक्नोलॉजी, वो हम इंडिया में अडॉप्ट करेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली वो कर नहीं सकते। ठीक है, अगर हम इंडिया में देखें तो एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उस टेक्नोलॉजी को लाके ग्रुप में शेयर करना इजी होगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट ने क्या किया, टेक्नोलॉजीज को लाया और उनको ग्रुप एक्शन डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाया कि कैसे हम 30 या 30 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को पॉपुलर कर सकते हैं हमारे इंडिया में, लेकिन वो भी एक एक किसान को देकर नहीं, एक एक फार्मर्स को नहीं देना है। यू शुड गिव इट टू ग्रुप ऑफ फार्मर्स, मतलब क्लस्टर्ड अप्रोच, एक ही साथ में एक ही ग्रुप ऑफ फार्मर्स को मतलब कन्विंस करना। देन कम कृषि विज्ञान केंद्र 1974। टारगेट एरिया अगर हम देखें पूरा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। मेन फंक्शन क्या था उसका, एक तो यह है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सपोर्ट, मतलब क्या, आप फार्मर्स को ट्रेनिंग दो। किस चीज की ट्रेनिंग? ऑफ कोर्स एक नई टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर चलाने की, ठीक है, ट्रैक्टर को हैरोवर अटैच करने की, ड्रिलर जो सीड ड्रिलिंग न्यू टेक्निक्स होते हैं उनको जानने की, एडवांस्ड मैकेनाइज्ड राइस ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, ये कैसे समझना है, ये कैसे करना है। तो ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देनी फार्मर्स को बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब हम ऐसे ट्रेनिंग फार्मर्स को देंगे और ऐसी हाई टेक्नोलॉजी फील्ड में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन ब्रेक थ्रू होगा, मतलब क्या, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो इसीलिए अगर आप देखते हो मेजरली कृषि विज्ञान केंद्र में आप देख सकते हो उनका मेन पर्पस था कि हम हमारे नॉलेज को, हम हमारी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करें। डेमोन्स्ट्रेट मतलब आप किसानों को दिखाओ, बताओ मत, आप किसानों को ये मत बताओ कि ये करो वो करो, आप खुद करिए। दैट मीन्स यू डेमोन्स्ट्रेट, यू शो देम हाउ द थिंग्स आर डन एंड देन दे विल ऑल्सो डू द थिंग्स विथ यू एंड देन दे विल रेप्लिकेट दैट इन देयर फील्ड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी फार्मर्स के हाथ में देनी नहीं है, बल्कि उनको करके दिखानी है एंड फिर उनको बोलना है कि आप भी करिए। So in this way, this was the main purpose of your कृषि विज्ञान केंद्र। ओवरऑल अगर हम थीम देखें, दो चीजें हैं, वन इज टीचिंग बाय डूइंग एंड सेकंड इज लर्निंग बाय डूइंग। तो एक यहां पर मुझे एक किस्सा याद आ जाता है,
फेनमैन नाम के एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी चीज आपको पता है, अगर कोई भी आप किताब पढ़ते हो, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हो, किसी भी थियोरी को पढ़ते हो, अगर वो जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन है, अगर वो आपको पता है, वो आपको ठीक से पता है, आपको ठीक से समझ में आता है, लेकिन अगर वो आप किसी को भी समझा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको वो पहले से पता ही नहीं है, आप बस एक्टिंग कर रहे हो कि आपको वो पता है। तो आप फेनमैन टेक्निक से कर क्या सकते हो, आप अगर कोई भी कंसेप्ट या फिर कोई भी ट्रेनिंग या फिर कोई भी थियोरी है, वो किसी आप खुद समझना चाहते हो ठीक से, ठीक है, या फिर आप खुद उससे ठीक से करना चाहते हो, तो आप किसी को वो पढ़ाइए। सो टीच समवन टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट द कंसेप्ट फेनमैन फिजिसिस्ट ने दी थी। सेम कंसेप्ट यहीं पे अप्लाई होती है। पहली थीम है हमारी टीचिंग बाय डूइंग, मतलब आप किसी को सिखाइए, और जिस तरह से आप सिखा रहे हो उसी से ऑफ कोर्स, और वो आप कैसे सिखा रहे हो, आप खुद करके उनको दिखाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कहा, ठीक है, एक हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैंने आपको कहा कि स्विमिंग तो बहुत ईजी होता है, ठीक है, तैरना बहुत ही ईजी होता है, ऐसे तैरते हैं बस, हम हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, पानी बस हमारे पेट से पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, और जो पैर होते हैं उनको भी स्प्लैश करने की कोशिश करते हैं पैर में, आराम से तैरा जा सकता है। अब ये एक चीज हो गई कि किसी को ज्ञान देना कि इस तरह से तैरा जाता है, उस तरह से तैरा जाता है। और दूसरी चीज है कि आप किसी को सिखाओ, लेकिन दिखा के सिखाओ, इन द सेंस आप खुद वो करिए। अगर मुझे स्विमिंग सिखाना है तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि ऐसे करो वैसे करो, रादर मैं पानी में कूद जाऊंगा और मैं उनको दिखाऊंगा, देखो ठीक है, मैं अभी डूब रहा हूं, अब मैं तैर के दिखाता हूं। सो दो चीजें होती है। सो दिस इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो आप सिखाइए, करके सिखाइए, एंड सेकेंड इज आप सीखिए, करके सीखिए। अगर मुझे किसी को स्विमिंग सिखानी है तो वो बुक्स के थ्रू पढ़ पढ़ के कितना ही, यूट्यूब पे वीडियो देख के कैसे स्विमिंग सीख सकता है। तो बेटर ये है कि आप उसको पानी में धक्का दे दो, ठीक है, पानी में धक्का दे दो, ठीक है, विथ सेफ्टी, और फिर वो तैरने की कोशिश करेगा। जब वो तैरने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिकली ही इज डूइंग समथिंग, एंड थ्रू दैट डूइंग, कोशिश कर रहा है, वो खुद तैरने की कोशिश कर रहा है और तैरना सीख भी रहा है। सो दिस इज व्हाट द मेन अप्रोच ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इज। अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र कभी भी विजिट करते हो, कभी भी वो लोग आपको डेमोस्ट्रेशन देते हैं, डेमोस्ट्रेशन मतलब करके दिखाते हैं चीजें, ठीक है, और फिर ही आप वहां पर बाय करते हो, टू बैकअप द ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये सारी चीजें। तो फिर है लैब टू लैंड। मैंने पहले ही कहा, जो भी पुअर फार्मिंग कम्युनिटी है, स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, अब इनकी अगर हम देखें कंडीशन, तो एग्रीकल्चरली इनका इनकम वगैरह बहुत ज्यादा कम होता है। तो इस प्रोग्राम की क्या मंशा है, एक तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को हमें इंप्रूव करना है, ठीक है। फिर जो भी ये टारगेटेड ग्रुप है उनको टेक्नोलॉजी हमने अवेलेबल करके देनी है, क्योंकि अगर उनको हम टेक्नोलॉजी अवेलेबल करके देते हैं तो ओवरऑल उनको फिर चांस ज्यादा हो जाता है कि वो अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सोशल लैक्यूनाज, सोशल लैक्यूना या फिर जो सोशल प्रॉब्लम है, जैसे कि यहां पर स्मॉल मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनका जो इनकम सोशल लैक्यूनाज की वजह से इनका जो इनकम कम है, वो इनकम हम रेज करते हो थ्रू टेक्नोलॉजी, दैट इज योर लैब टू लैंड प्रोजेक्ट। देन इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब समझना, दो फेजेस है इसके। पहला फेज है 1960 का, दूसरा फेज है 1964-65 का, ठीक है। पहला फेज ये कहता है कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चल रही है, हमें वहां का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो भाई कैसे कर सकते हो, हम सबको पता है, इंटेंसिविटी से इंक्रीज कर सकते हैं। आप एक तो पैसा बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दोगे तो पंप खरीद पाओगे, कैटल्स को खरीद पाओगे, ट्रैक्टर खरीद पाओगे, पानी खरीद पाओगे, फर्टिलाइजर्स खरीद पाओगे, सीड्स खरीद पाओगे, या फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स आप इंप्रूव करो, जैसे कि टेक्निकल इन द सेंस प्रैक्टिस चेंज करो, मेथड्स चेंज करो, नई टेक्नोलॉजी अप्लाई करो। एक्सटेंशन मतलब क्या, नॉलेज का एप्लीकेशन करो, ठीक है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेस, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स है उनको यूज करके ऑफकोर्स अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को इंप्रूव करो। नाउ टू अचीव सेल्फ जनरेटिंग ब्रेक थ्रू इन प्रोडक्टिविटी एंड रेज द प्रोडक्शन पोटेंशियल बाय स्टिम्युलेटिंग ह्यूमन एंड फिजिकल प्रोसेस ऑफ चेंज। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है,
तो हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैसे कर रहे हैं? ओवरऑल हम इसकी ओवरऑल इंटेंसिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम ओवरऑल फाइनेंशियल, टेक्निकल, एक्सटेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेस, ये सारी इनपुट्स जो है उनको इंक्रीज कर रहे हैं। और देन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, देन टू प्रोवाइड लेसन्स फॉर एक्सटेंडिंग सच इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोग्राम्स। अब समझना, ये मेन यहां पर पर्पज हम देखेंगे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आप अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इंप्रूव कर रहे हो और वो इंटेंसिवली कर रहे हो, ठीक है। अब ये था आपका 1960 में अप्रोच, ठीक है। 1964 में आपका अप्रोच क्या था कि आप रिसोर्सेस को रैंडमली यूज मत करो, आप रिसोर्सेस की इंटेंसिविटी रैंडमली इंक्रीज मत करो, रैदर आप रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज करो। आप रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज करो। तो इसका मतलब यह है कि लेस इंटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, लेस कॉस्टली प्रोग्राम, लॉन्च्ड इन सिलेक्टेड ब्लॉक्स इन 150 डिस्ट्रिक्ट्स एंड रिवाइज्ड वर्जन ऑफ IADP। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं जो ये IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम 1964-65 में हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ब्रिंग 20 to 25% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? हर किसान के पास, उसके खुद के पास कुछ एग्रीकल्चरल इनपुट्स हो जिनको वो अप्लाई करके वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। फिर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966-67। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग, यहां पर आप देख सकते हो क्या है आपका ओवरऑल एक प्रोग्राम है। क्या था इसमें? टारगेटेड एरियाज थे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, ठीक है। जनरली ये आपका दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ एक्चुअल ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हम टोटल एरा देखें ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो था 1964 to 2003। तो इससे शुरू हुआ हमारा टोटल ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या था ये? हमने कुछ ऐसे एरिया चुने जहां पर हम कुछ क्रॉप्स की ज्यादा खेती कर सकते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। हमने ऐसे एरिया चुने जहां पर रिसोर्सेस, कैपिटल और जो किसान है वो इतना सक्षम हो कि ये सारे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनपुट, पानी, फिर जो भी फर्टिलाइजर है, इन सारी चीजों का जो एक्सपेंस है वो हैंडल कर सके। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी को कंसिडर किया गया था। सेल्फ सफिशिएंसी हमें बनना था, वो भी टोटल फूड प्रोडक्शन में। हमें बनना था एक फूड सरप्लस कंट्री, फूड सरप्लस कंट्री। हाई यील्डिंग वैरायटीज को कंबाइन किया था हमने, ऑफ कोर्स एप्लीकेशन ऑफ हाई एनालिसिस, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्लांट प्रोटेक्शन एंड इंप्रूव्ड इंप्लीमेंट्स। नाउ दिस वाज टू डिटरमाइन extent of spread, to study the problems in implementation of program. So overall high yielding variety program अगर हम देखते हैं, ये था आपका टोटल। ये इसलिए था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हम कैसे ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन की प्लानिंग कर सके। सो दिस वाज द रियल फ्रेमवर्क एंड प्लानिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है रूरल लेवल पे। क्यों? मैं बताता हूं। अब रूरल एरियाज में आपको पता ही होगा कि फैमिलीज का इनकम बहुत कम होता है और इसीलिए ऐसी फैमिलीज बहुत ज्यादा होती है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। फॉर ऑल सच फैमिलीज, ठीक है, जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनको असिस्टेंस देना, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, उनको असिस्टेंस देना एजुकेशन में, इनको असिस्टेंस देना हेल्थ में, इनको असिस्टेंस देना ये सारी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टरल एक्टिविटीज में, ठीक है। सो पुअर को आप एम्पावरमेंट कर रहे हो और वो एम्पावरमेंट कर रहे हो आप हर एक लेवल पे, ठीक है। तो टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एसेट्स एंड इनपुट्स टू द टारगेट ग्रुप, प्रोडक्टिव एसेट्स इन द सेंस फिर हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी चीजों में। एसेट्स विच कुड बी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर वेर आल्सो प्रोवाइडेड थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब क्या? गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसा दे रहा है? ईदर थ्रू फॉर्म ऑफ लोन्स और ईदर थ्रू फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह से अंडर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लोगों की जो आमदनी थी उसको इंक्रीज किया गया। देन टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकिंग प्रोग्राम। तो एक बात याद रखना, ये हमारा किसान है, इस किसान को अपने खेत के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम मैं अभी यहां पर बता रहा हूं कि ये कोई भी कीटक या फिर इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो इमेजिन करो कि लोकस्ट ने अटैक कर दिया उसके खेत के ऊपर, या फिर किसी भी कीटक ने अटैक कर दिया। अब एक चीज ये है कि आपको असेसमेंट एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन द सेंस क्या, भाई कौन से इंसेक्ट ने यहां पर अटैक कर दिया, ठीक है। फिर क्यों अटैक किया, मतलब अभी ही अटैक क्यों किया और क्यों ही अटैक किया, ठीक है। रीजंस क्या है इसके, क्या हर साल अटैक होता है, ठीक है, क्या ये प्रॉब्लम हर साल होती है, ठीक है, अगर अलग कहीं पर एरियाज में होती है तो उसके सॉल्यूशन क्या है। ये सारी चीजें, इसको हम असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट इन द सेंस ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हमको प्रॉब्लम पता है, वो है आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंसेक्ट अटैक हुआ है, इसमें हम एसेस ये भी करेंगे कि फिर मेरे खेत में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं है, इसका मतलब चाहे अटैक हो जाए मैंने प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिए, ठीक है, ये सारी चीजें। देन फिर हम इसका रिसर्च करते हैं और रिसर्च फाइंडिंग पे जाते हैं। ठीक है भाई, अब इंसेक्ट अटैक हो रहा है तो सोल्यूशन क्या है, ये हम रिसर्च के वक्त करेंगे। अब सोल्यूशन हमें पता लगेगा कि ठीक है भाई, एक एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ है, फिर है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, और फिर है सम सिंपल टेक्निक्स विच कैन बी अप्लाइड रेडिली इन द फील्ड टू प्रिवेंट द अटैक। तो अब सपोज ये सारी टेक्नोलॉजी हमें पता चली, 3 हमें वे मिले। अब इनमें से जो कोई भी सिंपल, जो कोई भी सारी टेक्नोलॉजीज हमें मिली है लिस्ट, इंडिया में हम वो सारी टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उसमें से हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट करते हैं। मतलब ओनली एप्लीकेशन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज विच कैन बी एक्चुअली एप्लीकेबल इन द कंट्री। फिर हम ऐसे रिफाइंड टेक्नोलॉजीज को उस फार्मर को देते हैं ताकि वो अपने इंसेक्ट दैट इज पेस्ट मैनेजमेंट को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सके, ठीक है। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम क्या है, जहां पर विलेजेस में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी उनको एक साथ लाकर टेक्नोलॉजी से, असेसमेंट से और रिफाइनमेंट से ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। जनरली ये लॉन्च किया गया था 1955 में। It introduced technological stability and sustainability with productivity of small production system. इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे स्केल पे यहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए गए। ओवरऑल प्रॉफिट भी मेंटेन किया गया, किसमें, इन्वायरमेंटल इश्यूज का कंसिडरेशन करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की गई विथ मार्केट सरप्लस टू फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड रिमूविंग ड्रजरी एंड हायर इनकम इन द फार्म वुमेन। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपको टिलेज करना है, अगर आपको खुदाई करनी है अपने खेत में, प्लोइंग करनी है, आप खुद भी कर सकते हो प्लोइंग, लेकिन जब आप खुद प्लोइंग करोगे तो एक तो ये बात है कि खुद पर जो फिजिकल आपके ऊपर जो काम का लोड आएगा वो तो ज्यादा ही आएगा, और जो आपने प्लोइंग की है क्या वो ठीक से होगी, वो भी नहीं हो पाएगी। तो ना तो आउटपुट मिला, और ऊपर से जो ह्यूमन हार्डवर्क है, हार्डशिप है, जो ड्रजरी है, वो भी ज्यादा हुई, ठीक है। अब विमेन का भी सेम रोल होता है इंडियन एग्रीकल्चर में। उनका काम होता है विनोइंग, उनका काम होता है ट्रांसप्लांटिंग, जो कि मशीन कर नहीं सकती, बस विमेन कर सकते हैं। इसीलिए उनके ऊपर ऑफ कोर्स ऐसी फिजिकल हार्डशिप बहुत ज्यादा होती है। अब इमेजिन करो ऐसी कुछ एक्टिविटी ह्यूमन कर रहा था, फिर हमने उस ह्यूमन को सपोज एनिमल से बदल लिया। मतलब पहले मैं प्लोइंग कर रहा था अकेला, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि यार अकेला नहीं कर पाऊंगा, बहुत मतलब मैं बहुत थक रहा हूं और ठीक से प्लोइंग भी नहीं हो रही है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 2 कैटल्स है, ठीक है, तो मैंने मेरी 2 भैंसें लाई और उनको ट्रेडिशनल प्लो यूज करके, वुडन ट्रेडिशनल प्लो यूज करके मैंने प्लोइंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ, ओवरऑल आउटपुट भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एनिमल्स है यहां पर, मुझसे ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे, और यहां पर मैं भी ज्यादा परेशान नहीं हो रहा हूं। मैं बस एनिमल्स को धक्का, उस प्लो को नीचे गाड़ के रख रहा हूं जमीन में, ताकि अच्छे से प्लोइंग हो सके। तो यहां पर आउटपुट भी बढ़ा और जो ड्रजरी है, जो हार्डशिप है, वो भी कम हुई। अब और एक स्टेप पे ऊपर जाते, अब मैंने कहा कि कैटल वगैरह यूज करना तो ठीक है, एक बार एक काम करता हूं, एक टाइम पे ही खर्चा कर लेता हूं और ट्रैक्टर खरीद लेता हूं। तो मैंने ट्रैक्टर खरीदा। अब ट्रैक्टर खरीदने के बाद मैंने उसके पीछे प्लो लगा दिया या फिर हैरो लगा दिया। प्लो हैरो लगा के फिर मैं बस ट्रैक्टर पे बैठा और मैंने ट्रैक्टर की चाबी घुमा के मैंने इतने जल्दी प्लोइंग कर ली। अब जो तीसरा एग्जांपल है प्लोइंग का, ट्रैक्टर वाला, इसमें हमारा आउटपुट सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा और इसमें हमारी जो फिजिकल हार्डशिप एंड ड्रजरी है वो सबसे कम रहेगी। तो इस तरह से कभी भी जब आप टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट करके उसका एप्लीकेशन करते हो,
तो आप ये देखते हो कि ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजिकल यूज की वजह से आपकी जो फिजिकल हार्डशिप है वो बहुत कम हो जाती है, इवन क्लोज टू निग्लिजिबल हो जाती है। इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी अगर आप टेक्नोलॉजी का देखते हो तो ये यहां पर एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेक्नोलॉजी यहां पर इंप्रूव कर सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अदर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के बारे में। अब एक पूरी लिस्ट होगी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि एक्सटेंशन से रिलेटेड है। तो बात करते हैं पहले आत्मा के रिलेटेड, दैट इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या फिर एक ऐसी एक बॉडी है, पहले तो ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ये क्या करती है, जितने भी लोग स्टेक होल्डर है एग्रीकल्चर में या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, उनको हेल्प करती है कि कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आप कर सकते हो। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ही क्यों, क्योंकि आत्मा क्या कहता है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट, आप वो सस्टेनेबल करो। इसका मतलब क्या है, आप रिसर्च एक्सटेंशन एक्टिविटी इनको एग्रीकल्चरल फील्ड में ऐसे अप्लाई करो डिसेंट्रलाइज्ड वे में कि फार्मर्स अपने डे टू डे मैनेजमेंट भी बहुत आसानी से कर सके फ्रॉम द सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से आत्मा क्या है, फार्मर्स को असिस्टेंस देता है वो, ताकि आप अपने एग्रीकल्चरल डे टू डे जो एक्टिविटीज के डिसीजन है वो खुद ले सके और वो भी अच्छी तरीके से आप अपने एग्रीकल्चर कर सके। देन इज फार्म फील्ड स्कूल्स, FFS। तो इसमें ये बहुत सारे पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस है। ये है रैपिड रूरल अप्रेजल, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, देन लर्निंग अप्रोचेस, लर्निंग मेथड्स, एग्रो सिस्टम एंड एनालिसिस एंड पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। तो ये है आपके स्टेप्स जो कि है फार्म फील्ड स्कूल्स में। फिर इसके बाद है नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, NATP। अब ये क्या है, ये स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट में। अब मेजर इसका फंक्शन क्या था कि आप क्या करिए, ऑफ कोर्स आप स्ट्रेंथन एंड कॉम्प्लीमेंट करिए रिसोर्सेस को, एंड यू ट्राई टू ऑग्यूमेंट योर नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम्स। आप रिसर्च के इंप्रोवाइजेशन करिए, रिसोर्सेस के इंप्रोवाइजेशन करिए एग्रीकल्चरल फील्ड में। कैसे करोगे, टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स अप्लाई करके। देन इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर, दीज आर नथिंग बट इंस्टीट्यूट्स विच शेयर दी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो ये एक डिलीवरी सिस्टम है बस, जो इंफॉर्मेशन यहां से वहां शेयर करती है। फिर है नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, 2006 में लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट एक्सेलरेटेड एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द सपोर्ट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, इनकम जनरेशन थ्रू कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनोवेशन इन द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो ओवरऑल ये आप देख सकते हो, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट क्या था कि आपके पास अगर कोई भी इनोवेशन है, आपके पास अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट है, तो वो हम यहां पर एग्रीकल्चरल फील्ड में यहां पर चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे फिर वो कोई आइडिया हो, तो वो हम यूज कर सकते हैं। क्यों, ताकि हम सस्टेनेबल एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सके इंडियन एग्रीकल्चर में, जिससे हम फार्मर्स का इनकम यहां पर इंप्रूव कर सके। तो ओवरऑल नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट क्या कहता है कि आप इनोवेशन करिए, इनोवेशन को फिर फील्ड में अप्लाई करेंगे और फिर हम फार्मर्स के साथ वो शेयर करके, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा फिर क्या रहेगा, फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज करना। फिर अदर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, एक है आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट। अब ये जो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था, 2005-2006 में। ठीक है, 100% यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही यहां पर असिस्टेंस देती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, 85% सेंटर से आता है और 15% स्टेट से आता है, सबको पता होना चाहिए। और मेन बात तो यह है कि हॉर्टिकल्चरल मिशन जो था वो 10th प्लान, अंडर 10th 5-year प्लान इट वाज लॉन्च्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाबार्ड में भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ये DWCRA, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कुछ नहीं, आप विमेन का जो इनकम है एग्रीकल्चरल फील्ड में, जो विमेन है उनका इनकम इंक्रीज करके उनके एसेट्स उनको क्रेडिट देना एंड ओवरऑल उनकी स्किल्स को इंप्रूव करना एग्रीकल्चर में, ये यहां पर ऑफ कोर्स आपका DWCRA करता है। एंड दिस इज एट विच लेवल, ऑफ कोर्स योर रूरल लेवल। देन ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। अब 1979 में ट्राइसेम का यहां पर एक्चुअली इट वाज इस्टेब्लिश्ड। ट्राइसेम का मेन फंक्शन क्या था, ट्राइसेम का फंक्शन क्या था कि ऐसी फैमिलीज में जो जिसमें
जो बिलो पॉवर्टी है, ऐसी फैमिलीज जिनमें इनकम कम है और जिनमें यंग यूथ्स है, यूथ मतलब जो युवा है, ऐसे पुअर फैमिलीज में जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी करते हैं उसको एग्री बिजनेसेस में, एग्री सर्विसेज में इंप्रूव यहां पर डेवलप कर सकते हैं, ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है आपके ट्राइसेम में। तो उनका स्किल अपडेट किया जाता है, ठीक है, उनको नॉलेज दिया जाता है और उनको ये यहां पर समझाया जाता है दैट दे शुड टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद एग्रीकल्चर वहां पर वो चालू कर दे। फिर है जवाहर रोजगार योजना 1989 में, रूरल जितने भी फैमिलीज है उनका ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट और इनकम इंक्रीज करने के लिए ये जवाहर रोजगार योजना यहां पर लॉन्च की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, ठीक है, ये अभी हम जानते हैं इसको NRLM, ओके, लेकिन पहले इसका नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था 1999 में। 2011 में इसका नाम चेंज करके क्या बनाया? दीनदयाल उपाध्याय, ऑफ कोर्स NRLM मिशन, ओके। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किया गया। मेन फंक्शन क्या है? कुछ नहीं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए फॉर रूरल एंड अर्बन पुअर बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो पता ही होंगे, ये ऐसा ग्रुप होता है जहां पर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, वो बहुत सारे मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इट मे बी इन द डायमेंशंस ऑफ फाइनेंस, इट मे बी द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो ओवरऑल ये सारे जो स्कीम्स है NRLM के नीचे आते हैं। कितने, कौन से 6 स्कीम्स है जो NRLM के नीचे आते हैं? एक तो है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा है ट्राइसेम, तीसरा है DWCRA, फिर है आपका सित्रा दैट इज सप्लाई ऑफ इंप्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिसन, एंड गंगा कल्याण योजना एंड मिशन वेल्थ स्कीम। ये सारी स्कीम्स आती है NRLM के अंडर। फिर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा। अगर मैं बात करता हूं, ये है एक ऐसी स्कीम जो लीगल गारंटी देती है काम का। तो आप आइए, काम करिए, हम आपको वेजेस देंगे। कितने मिनिमम डेज आपको वेजेस मिलते हैं? 100 डेज। अगर ड्रॉट एक जगह पर ड्रॉट हो रहा है तो वहां पर 50 दिन ज्यादा काम दिया जाता है। दैट मीन्स नॉर्मली 100 दिया जाता है, जिन एरियाज में ड्रॉट है उधर 50 दिया जाता है, दैट मीन्स 150। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है MG नरेगा का? तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यह है कि आप रूरल एरियाज और रूरल लोगों को इनकम दो, एम्प्लॉयमेंट दो और इस तरह से उनकी परचेसिंग पावर को इंक्रीज करो, ठीक है। जिन लोगों, और ये जो लोग हैं जो MG नरेगा में जॉब ले रहे हैं, वो चाहे फिर सेमी या फिर अनस्किल्ड वर्कर्स हो, इनको यहां पर जॉब दी जाती है। अगर हम देखें तो रफली 1/3 ऑफ स्टिपुलेटेड वर्कर्स मस्ट बी विमेन। मतलब अगर 30 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग विमेन होंगे और 20 लोग ऑफकोर्स आपके मेल होंगे। ये एक्चुअली सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देता है एट रूरल लेवल। फिर है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब एक बात जान लो, पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो अगर हम रैंडमली कोई भी फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो आपकी जमीन की धज्जियां उड़ जाएंगी फॉर इन अ लॉन्गर टर्म। तो इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ये एक नाबार्ड की फ्लैगशिप स्कीम है। इसमें क्या किया जाता है, आपका सॉइल का सैंपल लिया जाता है लैब में और आपको एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड की वैलिडिटी होती है 3 इयर्स और इस कार्ड में आपके पास सारा डिटेल होता है कि मेरे सॉइल में कौन से मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। टारगेट ग्रुप ऑल फार्मर्स होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू प्रोवाइड बेसिस टू एड्रेस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज इन फर्टिलाइजेशन practices, to strengthen functioning of soil testing laboratories through capacity building and diagnose soil fertility related to constraint with standardized procedures। मेन चीज क्या होता है कि आप अपनी सॉइल टेस्ट करिए, फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करिए बेस्ड ऑन द सॉइल हेल्थ कार्ड। आपको आपका कार्ड या फिर जो सॉइल टेस्टिंग के रिजल्ट है वो आपको थ्रू SMS भी मिल जाएंगे। तो ये है आपका ओवरऑल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। फिर है आपकी स्कीम फार्मर फर्स्ट 2016। ये क्या था? फार्म इनोवेशन रिसोर्सेस साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम है ये। इससे हम क्या करते हैं, ओवरऑल टारगेट देखें तो यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल फार्मर्स। जनरली आप क्या करते हो, फार्मर्स को कनेक्ट करते हो रिसर्चर्स या साइंटिस्ट के साथ। ओवरऑल आप क्या करना चाह रहे हो
कि आप इंटीग्रेट करना चाहते हो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को, वो भी डिफरेंट मॉडल्स में, जहां पर अलग अलग एरियाज में फार्मर्स उसको इजीली अडॉप्ट कर सके। ठीक है, मेन चीज क्या है, यहां पर आप ऐसे मॉड्यूल डेवलप करो ताकि विमेन और मेन भी जो एग्रीकल्चर में है, जो फार्म्स में है, उनकी ड्रजरी कम हो, उनकी इनकम इंक्रीज हो और उनका लाइवलीहुड जो है उनको सिक्योरिटी मिले। मतलब क्या, ऐसे एग्रीकल्चर में होना नहीं चाहिए कि एक दिन आप मे बी लाख रुपए कमा रहे हो और दूसरे दिन आप 2 रुपए भी नहीं कमा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका इनकम सिक्योर होना चाहिए। सो देयरफॉर ओवरऑल टेक्नोलॉजी से आप कैसे फार्मर का परसेप्शन चेंज करते हो, आप कैसे उनकी लाइफ चेंज करते हो, ये है आपका फार्म फर्स्ट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। ठीक है, फिर है आपका नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अब ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो आपका वेदर और नॉर्मल क्लाइमेट एंड विंड पैटर्न्स भी चेंज होते हैं। अगर वो चेंज हो गए तो आपका टोटल वेजिटेशन चेंज होगा और एग्रीकल्चर भी चेंज होगा। तो इसीलिए कब अगर अगर आप अभी देखें तो अर्लियर इन 2000 टू 2010 डिकेड, मतलब हमारे 2000 से लेकर 2010 तक जो एक डिकेड चल रहा था, उस टाइम पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल बहुत चिल्ला रहे थे लोग। अभी अगर हम देखें ग्रेटा थनबर्ग सीओपी कॉन्फ्रेंस, अगर हम देखें तो 2010 से लेकर 2020 तक ये जो मेजर एरा अभी चल रहा था, अभी हम 2023 में, वो मेनली है विच इज ड्रिवन बाय क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मतलब क्या, कि जैसे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहां पर ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सी लेवल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें चेंज होने की वजह से आपको पता लगता है दैट आपके एग्रीकल्चर के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, अगर विंड पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं तो पैसिफिक जो ओवरऑल क्लाइमेट है वो चेंज होता है। एल नीनो ला नीना ये आ जाता है आपके इंडियन ओशन में। जब एल नीनो आता है तो मानसून की बारिश कम हो जाती है। ठीक है, जब मानसून की बारिश कम हो जाती है तो इंडियन एग्रीकल्चर फिर कैसे आप कर पाओगे, ठीक से मानसून नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप देखते हो कि ओवरऑल क्लाइमेट की वजह से एग्रीकल्चर बहुत अफेक्ट होता है। तो इसीलिए यहां पर हम देखेंगे कि कैसे आप एग्रीकल्चर करते हो या फिर फार्मिंग करते हो विच इज करस्पॉन्डिंग टू योर क्लाइमेट चेंज। मतलब क्या, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, द वे इन विच क्लाइमेट इज चेंजिंग, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम वैसे ही रिस्पेक्टिवली हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में चेंज लाए। इट मे बी कि कौन से क्रॉप्स प्लांट कर रहे हैं, कौन से लाइफ स्टॉक्स कर रहे हैं, कैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कैसे उसका रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे ऐसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल क्या है मेन चीज, कि जिस तरह से क्लाइमेट ओवरऑल बदल रहा है, जिस तरह से क्लाइमेट के रिलेटेड रिस्क है, हम यहां पर अडेप्ट करना चाहते हैं, हमारे जो किसान है उसके खेतों को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहते हैं। ओके, फिर है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर 2015। ठीक है, तो 2015 के बाद हमने ये देखा कि एग्रीकल्चरल क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, तो इनकम कम होता है, एग्रीकल्चर बर्डनसम हो जाता है, तो बहुत सारे रूरल एग्रीरियन यूथ्स जो है वो एग्रीकल्चर छोड़ना चाहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है उसमें क्या किया जाता है कि एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटी, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर के रिलेटेड बिजनेस, ये सारा एक्सपोजर दिया जाता है यूथ्स को। इवन यूथ्स को ऐसे मदद की जाती है ताकि वो नेटवर्क ग्रुप बना सके, उनको रिसर्च इजीली मिल सके, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीजें वो कर सके। दिस इज टू डेमोस्ट्रेट फंक्शनल लिंकेज विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेक होल्डर्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर हम टारगेट ग्रुप की बात करें तो सारे फार्मर्स है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। अगर फसल बीमा योजना की बात करूं तो हम सबको पता होगा कि किसान जो है उनको क्रॉप लॉस हो जाता है किसी भी अनफॉर्सिन इवेंट की वजह से, चाहे बारिश ज्यादा हो गई, कभी बारिश लेट हो गई, कभी बारिश जल्दी हो गई, अर्ली हो गई, ठीक है, कभी कोई डिजास्टर आ गया जैसे कि साइक्लोन आ गया, तो आपकी फसल जब बर्बाद हो जाती है तो फार्मर ने तो कितने लाख या फिर कितना सारा लोन लेके पैसा लगाया फील्ड में, लेकिन वो अगर बर्बाद हो गया तो अब फार्मर आगे करेगा क्या। तो इसीलिए टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लॉस, एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, रिस्की एक्टिविटी है, कभी भी फसल बर्बाद हो सकती है, तो इस रिस्क को कवर किया जाता है एक पर्टिकुलर बीमा से। बीमा मतलब क्या, इंश्योरेंस से। तो इसको हम कहते हैं ऑफ कोर्स आपका
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑयल सीड, फूड क्रॉप्स, एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स को जनरली इस पर्टिकुलर स्कीम में लिया जाता है, ठीक है। फिर है नीति आयोग 2015। अब आपको पता ही होगा कि पहले प्लानिंग किया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, यह था ट्रिकल डाउन इफेक्ट, या फिर ऊपर से नीचे यहां पर ऑर्डर दिए जाते थे, दैट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच। 2015 में हमने प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया, हमने लाया नीति आयोग। नीति आयोग अगर हमने देखा तो नीति आयोग हमने क्यों बनाया था? फॉर योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी आपको ग्राउंड में क्या रिक्वायर्ड है वो आप ऊपर बताइए, बॉटम टू टॉप अप्रोच। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये एक पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दैट इज आप फेडरल लेवल पर मतलब स्टेट लेवल पर मतलब ग्राउंड लेवल पर जो रिक्वायर्ड है उनके रिक्वायरमेंट सेंटर को बताते हो। फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जैसे प्लानिंग कमीशन के पास फाइनेंशियल पावर्स होती थी, नीति आयोग के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। नीति आयोग जस्ट इज लाइक अ ब्रेन, वो एक ब्रेन है, वो बस सोचता है और वो बताता है कि करना क्या है। फिर बाकी की बात की जो चीजें है वो ऑफकोर्स आपकी गवर्नमेंट इनेक्ट करती है। फिर सबसे मेन चीज कि कौन सी पर्टिकुलर स्कीम है या फिर कौन सा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या फिर कौन सा पर्टिकुलर इनिशिएटिव है और वो किसके रिकमेंडेशन के ऊपर, कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया गया है। पहला है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, तो वो दिया गया था रिकमेंडेशन बाय बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। फिर है आपका 2 टायर पंचायती राज सिस्टम, तो 3 टायर पंचायती राज मतलब कौन सा होता है? ऑफकोर्स आपका रूरल लेवल पर मतलब ग्राम सभा, मतलब आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा नहीं ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के अंडर ग्राम सभा होती है, राइट। तो इस 3 टायर पंचायती राज सिस्टम में ग्राम पंचायत के ऊपर आता है पंचायत समिति, पंचायत समिति के ऊपर आता है जिला परिषद। सो जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट, पंचायत समिति एट ब्लॉक और तालुक एंड एट विलेज लेवल ग्राम पंचायत। 2 टायर पंचायती राज सिस्टम रिकमेंडेशन दिया था अशोक मेहता कमेटी ने। मतलब क्या, यहां पर पंचायत समिति नहीं होती है, बस जिला परिषद और आपका ग्राम पंचायत होती है। स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंटल एजेंसी एंड मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चरल लेबर प्रोग्राम, वेंकटपैया कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, गजेंद्र गडकर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। रीजनल रूरल बैंक्स का रिकमेंडेशन नरसिम्हा कमेटी ने दिया था। लीड बैंक स्कीम, ये भी नाबार्ड का फ्लैगशिप एक स्कीम है, नरीमन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये दिया था आपके अशोक दलवाई जी ने 2019 में। इस तरह से आपके इनिशिएटिव्स है और ये आपके कमेटी रिकमेंडेशंस है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने जैसे बताया, यहां पर आप देख सकते हो ग्राम पंचायत के अंडर ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है जहां पर हेड सरपंच होता है और बाकी के मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के। न्याय पंचायत मतलब क्या होता है? कोर्ट होता है जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करता है ग्राम पंचायत मतलब विलेज लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे, जनपद लेवल पे पंचायत समिति होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है, ठीक है। 2 टायर सिस्टम में एक जिला परिषद होती है, पंचायत समिति नहीं होती है, और ग्राउंड लेवल पे मंडल पंचायत होती है, ठीक है। अब आगे के जो इनोवेटिव अप्रोचेस है, ठीक है, ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, वो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अभी हम वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट टू द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, और जैसे कि हमने कहा है कि जितने भी टॉपिक्स है उनको मैं लाते ही जा रहा हूं कंटिन्यूअसली। ये तो बस शुरुआत है, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे होलिस्टिकली कि आपको आइडिया मिले कि कैसे टॉपिक्स को कवर किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये हम धीरे धीरे करेंगे ताकि फिर आपको ओवरऑल आइडिया मिले कि एग्रीकल्चरल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे प्रिपेयर करना है। आपको बस क्या करना है, आप बस एक क्लिक अवे हो, ठीक है, आप बस एक क्लिक दूर हो, आपको बस सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है, ताकि जो भी नई वीडियो आए, हम अभी तो हम बस कंटेंट ओरिएंटेड वीडियो ला रहे हैं, ताकि आपको पता ही होगा कि कैसे आपको द पॉइंट इज कि आप किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर आपके लिए क्रेडिबल कंटेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये जो क्रेडिबल कंटेंट है, ये क्रेडिबल कंटेंट आपके पास इस पर्टिकुलर चैनल से अगर मिल रहा है तो आपको बस एक चीज करनी है कि आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।